अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे बच्चों। और ये 4.3 एक्सरसाइज और आज ही हम कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करेंगे। तो टोटल मैं आपको मैक्सिमम इसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और वैसे तो आपको मैं एक बात बता दूं, अब देखें अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि पता नहीं सर हमें तैयारी मतलब किस तरह से करवा रहे हैं। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि आप मतलब जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आएंगे पेपर में। तो बच्चों मेरा समझ लो कि एक एक्सपीरियंस है, एक तजर्बा है कि काफी सालों से हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं और हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन मतलब पेपर में आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, किसके ज्यादा चांसेस हैं और किसके चांसेस कम हैं। तो बच्चों हमें आइडिया है, हमें पता है कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है, वो अब उनको आइडिया है कि हमने जैसे उनको पढ़ाया था, बताया था, जो जो चीजें बताई थी वही पेपर में आई है। बच्चों एक बार जरा, हाँ ठीक है, 19-20 का फर्क आ जाता है कभी ना कहीं, तो लेकिन ये है कि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि जो चीजें ज्यादा बार करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वही पेपर में आती हैं। बच्चों एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर 4th चैप्टर से आपने मतलब के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले अगर करने हैं सॉल्व, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज करवाई और अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से तो आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। और एक और बात बता दूं, अब अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन भी 4.1 से ही आ जाता होता है। अक्सर अक्सर आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है वहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है, उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है 4.1 से। उसके बाद बच्चों आपने 4.2 करनी है। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, तकरीबन 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं 4.2 एक्सरसाइज की, तो वो तीनों वीडियोस आप देखें, उसके अंदर मेरे ख्याल दो दो क्वेश्चन मैंने सोल्व किए। तो टोटल 8 क्वेश्चन, उसमें से मैंने 6 क्वेश्चन सोल्व किए। बच्चों आप उन 6 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी 100% क्लियर हो जाएगा पहली दो एक्सरसाइज से। लेकिन अब हम 4.3 क्यों सोल्व कर रहे हैं बच्चों? 4.3 इसलिए सोल्व कर रहे हैं कि इसमें ना लास्ट टाइम जो पिछले साल जो है ना, वो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आ गया था पेपर में 4 नंबर का एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। बच्चों मेरा जो ख्याल है, मेरा जो एक प्रिडिक्शन है वो ये है कि मैं आपको इस एक्सरसाइज 4.3 में से चंद तक टोटल 3 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराऊंगा क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो है इनका मेथड एक ही है। अगर आप पहला कर लेते हैं ना, अच्छा अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, लास्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपके पास है, तो फिर आपके ये क्वेश्चन सारे एकदम सॉल्व हो जाएंगे। इतनी जरूरत नहीं है इन सबको बार बार करने की। तो अब करना क्या, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, मेथड सीखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करना क्या। और बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी कराऊंगा। ये टोटल 3 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर 4.3 से क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा। और वैसे तो बहुत कम चांस है क्योंकि अगर आप पहली दो एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। चले बच्चों, ये सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये है कि आपकी आपकी शॉर्ट सिलेबस आपको करवाऊं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं जो कि पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि मैंने सबसे पहला जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने पेयरिंग स्कीम के हवाले से सारी डिटेल बताई थी कि बच्चों अगर पेयरिंग स्कीम आप गौर से देख लेते हो, सुन लेते हो, आपके माइंड में अगर पेयरिंग स्कीम है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है और हमने शॉर्ट काम मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर हमने पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। और इस कोर्स का जो मैंने नाम रखा है, इस कोर्स का नाम रखा है शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। तो बच्चों पेयरिंग स्कीम की वीडियो एक दफा लाजमी सुने, लाजमी सुने, लाजमी सुने। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों 4.3 एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज की एक अलग से पहचान है बच्चों। इसकी पहचान क्या है? हमें पहचान पता चलता है डिनोमिनेटर से। बच्चों आप एक चीज जरा नोट करें, डिनोमिनेटर में एक तो आपके पास लीनियर फैक्टर होगा जिसकी पावर भी, होल पावर भी 1 और अंदर x की पावर भी 1 होगी। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पे सीखने को ये मिलेगा, वो आपके पास x+3 है। अब इसके साथ जो फैक्टर लिखा होगा वो आपके पास लिखा होगा x² + 1, मतलब कि अंदर x की पावर 2 होगी, अंदर क्या होगा x² होगा और दरमियान में प्लस होगा, दरमियान में हमेशा प्लस होगा, माइनस नहीं हो सकता बच्चों। अगर दरमियान में माइनस होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा जैसे आपका लास्ट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 था। मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन वो आपको इस तरह से दिया गया था x² - 1। बच्चों x² - 1 का मतलब हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर सकते हैं
एक दफा हम इसको प्लस और एक दफा माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तब बताया था कि अक्सर बच्चे 4.2 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है उसको 4.3 के मेथड से कर देते हैं और आंसर गलत फाइंड कर देते हैं। बच्चों अब देखें, अब यहाँ पे होगा प्लस होगा, ये देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और ये लास्ट दो केस, इनका केस अलग है। तो पहले 6 पार्ट देखो, अंदर अगर स्क्वेयर होगा तो उसके साथ प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। चले अच्छा बच्चों, अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपके सामने, तो सिंपल वही मेथड है लास्ट जो आप कर रहे हो सारा काम, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बच्चों। थोड़ा सा चेंज क्यों है, आपने क्या करना है, 3x माइनस 11 मैंने दोबारा लिखा, और जो लीनियर फैक्टर है उसको आपने सिंगल कांस्टेंट के नीचे रखना है। आपको पता है a के नीचे लिखेंगे x प्लस 3 रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास है जो नेक्स्ट फैक्टर है वो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। बच्चों अंदर x की डिग्री 2 है, अंदर x स्क्वेयर है। जब अंदर स्क्वेयर होता है मतलब कि आपके पास अंदर स्क्वेयर होगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 को अच्छे से सोल्व किया हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो बच्चों जो भी आपके पास जब अंदर स्क्वेयर हुआ करेगा और +1 लिखा होगा या +4 या +2 या +3 लिखा होगा, बच्चों आपने दो कॉन्स्टेंट्स को मिलाना है आपस में। और फॉर एग्जांपल मैंने बी और सी को मिलाना है, तो मैं किसी एक के साथ एक्स लिखूंगा, किसी एक के साथ क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। उसके रीजन क्या है बच्चों, आपके पास ये एक लीनियर फैक्टर बन गया। बी और सी की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे, और ये साथ एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब ये मेरे पास ऊपर लीनियर फैक्टर है, और नीचे मैं लिखूंगा इसके नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। बस ये फर्क है। इक्वेशन जो एक्सरसाइज 4.3 है ना, उसमें हमें क्या करना है, दोबारा से सुन लें। जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होगा या एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होगा, तो ऊपर हमने दो कांस्टेंट लेने हैं और किसी एक कांस्टेंट के साथ एक्स को लिख देना है, प्लस आपने दूसरा कांस्टेंट कर देना है। यहाँ मैंने बी के साथ एक्स लिखा और सी को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो उसको मैंने उसके नीचे लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी डिटेल बता दूंगा सारी, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इसी तरह से सेम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना, नंबर टू पे आपने मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारा का सारा काम वही है, सिर्फ पहला स्टेप आपने गौर से देखना है। बच्चों मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आपको पता है कि जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होगा क्वेश्चन के, उसके साथ आपने क्या करना है, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई। अब बच्चों जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका सारा काम सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे आपके पास 4.1 एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। तो जब आपने 4.1 एक्सरसाइज में किया, जब आपने बच्चों इस वैल्यू को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कट हो जाती है और बचता क्या है, सिर्फ न्यूमिनेटर। तो आप लिखोगे 3x माइनस 11 एज इट इज। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जब हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखें x प्लस थ्री के इक्वल है। मतलब आप ये देखो कि यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कैसे पता चलेगा कब कब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, आज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास यहाँ पे इस साइड पे दो टर्म्स हुआ करेंगी टोटल, तब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 4.2 एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे 3 टर्म्स ही हम वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, वहां पे हमने फर्दर 1 बाय 1 चेक किया था, ठीक है। जो कट हो गया था उसको किया था, बाकी लिख दिया था। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और उसके साथ बच्चों ये बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी को आपने ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस 3 आ जाएगा। आपने इनको कर दिया आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। अब याद होगा आपको 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास कोई लीनियर फैक्टर होता है जिसके अंदर भी x की डिग्री 1 हो और होल डिग्री भी अगर आपके पास 1 हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जीरो मेथड। तो बच्चों यहाँ पे मैं x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3। मैं लिखूंगा x इज इक्वल -3
इन टू। अब ये बच्चों मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पुट करूंगा। जब मैं x इसमें पुट करूंगा, जहां जहां पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं पुट करूंगा -3। तो आप देखें इस साइड पे लिखा हुआ है 3x-1, लेफ्ट साइड पे तो बच्चों मैंने लिखा x की जगह पे क्या लिखा, x की जगह पे मैंने लिखा -3 और -11 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे बच्चों, जब यहाँ पे मैंने किया पुट -3 तो ये मेरे पास आएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया -3 का होल स्क्वायर और ये +1 आपके पास साथ एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों जरा गौर करना, अब मैंने क्या करना है, x की जगह पे पुट करना है -3। बच्चों जब मैं यहाँ पे इस x की जगह पे -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आंसर पूरी वैल्यू आपके पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा 0 लिख दूंगा। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था कि डायरेक्ट वैल्यू आपने कैसे पुट करनी है और आपने इसी तरह से ही करनी है। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों, अब आपने करना क्या, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो -9 आ जाएगा, 9 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ -9 आ जाएगा और -11 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये आपने इसको सॉल्व किया, -3 की पावर 2 होता है 9 और +1 आपके पास एज इट इज और एंड पे 0 आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -9 और -11 कितना होता है, -20 होता है और 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है। तो बच्चों जब आप इस 10 को इस साइड पे लाकर करेंगे डिवाइड तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है, 0 से 0 मतलब 10 1 जा 10 2 जा 20। तो आपके पास बच्चों एक ही वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ये आपके पास बच्चों आ जाएगी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब बच्चों आपने करना क्या, अब आपके पास जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि अंदर x की पावर 2 है। जब अंदर x की पावर 2 हो या होल पावर 2 हो तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 चाहिए और इक्वेशन नंबर 3 कहां से आएगी, इक्वेशन नंबर 2 को हम मजीद ओपन करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। अच्छा चलें बच्चों, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी, मैंने इसको लिख दिया 3x, ये लो जी मैंने लिखा 3x - 11 इज इक्वल। अब बच्चों ये देखें यहाँ पे मैंने a को अंदर करना है मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा ax² + a प्लस। अब बच्चों देखें, अब मैंने इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो bx को मैंने किया x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आएगा bx² और bx को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3bx। ठीक हो गया, 3bx आप लिख लो। अब बच्चों आपने c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, cx। अब c को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3c और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारा टारगेट था, वो हमने ली बना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कोफिशिएंट्स आप कैसे कंपेयर करते हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। बच्चों मैं पहले करूंगा x² के करूंगा, किसके करूंगा, x² के। अब x² वाली टर्म्स हमने देखनी है। देखें बच्चों जरा गौर कीजिएगा, x² वाली टर्म देखो लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। बच्चों लेफ्ट साइड पे x² वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो जब x x² वाली टर्म हमारे पास लेफ्ट साइड पे नहीं है, हम क्या लिखेंगे, 0 लेंगे। मतलब x² वाली टर्म का मतलब x² मतलब x के ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं है हमारे पास, तो हम लेंगे 0। अच्छा नेक्स्ट देखिए राइट साइड पे, बच्चों राइट साइड पे आपके पास x² वाली टर्म एक ये है और एक ये है। ठीक है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो एक x² का कोफिशिएंट a बन जाएगा और दूसरा x² के साथ वाली वैल्यू जो होती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। बच्चों याद रखना, ठीक है, इधर से x² का कोफिशिएंट b बन रहा है, इधर से x² का कोफिशिएंट a बन रहा है। चलें अब हमें करना क्या, हमें वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की हुई है, वो आपने फाइंड की हुई है -2। मैंने जब a की जगह पे पुट किया -2 तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 + b। अब देखें हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b बच्चों इस साइड पे बच जाएगा और ये -2 इस साइड पे जब आएगा तो ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है,
नेक्स्ट आपने एक और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कि सी की वैल्यू। तो टोटल 3 कॉन्स्टेंट्स है, एक ए, एक बी और एक सी। तो ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब सी हमने फाइंड करना, तो सी को फाइंड करने के लिए हम दोबारा से लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ अब किसके करने हैं बच्चों? पहले हमने एक्स स्क्वायर के किए, अब हम एक कम पावर कर देंगे ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। ये लो जी, हमने क्या किया, हमने अब एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो याद रखें इस बात को, पहले हम मैक्सिमम डिग्री से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो एक कम पावर के लेंगे, वो है एक्स। अच्छा बच्चों, लेफ्ट साइड पे मुझे बताओ कि एक्स वाली टर्म कौन सी है? लेफ्ट साइड पे बच्चों, लेफ्ट साइड पे एक्स वाली टर्म है, बिल्कुल मौजूद है, वो आपके पास 3x है। तो x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? 3 बनेगा, ठीक है। अब राइट साइड पे बच्चों, ये राइट साइड है, इसमें देखो x वाली टर्म, तो x वाली टर्म एक ये है और दूसरी x वाली टर्म एक ये है। बच्चों इसमें x का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास होगा 3b, और इसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपके पास होगा c होगा। x वगैरह साथ नहीं लिखने होते, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो साथ x वगैरह की वैल्यू लिख रहे होते हैं और x भी लिख रहे होते हैं साथ, और उनका कोएफिशिएंट भी लिख रहे होते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है c की, और b की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे। b की वैल्यू आप अभी अभी फाइंड कर रहे हो, वो आपने फाइंड किया है 2 फाइंड किया, और यहाँ पे आ जाएगा c। बच्चों ये आपके पास आएगा 3 2 6 प्लस c। अच्छा अब आप 6 को इस साइड पे लाकर कर दो माइनस, तो ये बच्चों आ जाएगा 3 - 6 इज इक्वल टू c। तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा? -3। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -3 आ गई। अच्छा अब हमारा टारगेट था a b c फाइंड करना, तो वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करेंगे, अब हम इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? आप इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब बच्चों 1 आपके पास क्वेश्चन कौन सा है? मतलब वो वाली इक्वेशन है जो आपको दी गई है, और ये आपके पास एक्चुअली क्वेश्चन था x² + 1। अच्छा मैं दोबारा से अगर आपको लिख के बताऊं तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये बच्चों आपके पास आएगा इस तरह से, और bx + c ओवर आपके पास है x² + 1। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब बच्चों आपने करना क्या, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो आपने आंसर फाइंड कर ली है, ए बी सी की इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की बच्चों? ए की वैल्यू आपने पीछे फाइंड की है -2, तो ये मैंने ए की जगह पर रखा -2। अच्छा अब इस बी की जगह पर क्या पुट करेंगे? बी की जगह पर बच्चों आपने 2 पुट किया, ये आ जाएगा 2 साथ x ऐसे ही आ जाएगा, और c की जगह पे आपने क्या पुट करना है? -3। ठीक है, तो आपने c की जगह पे पुट किया -3। एक्चुअली ये वाला जो प्लस है ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x² + 1। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों नेक्स्ट इसका जो 7 वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं सोल्व। अब एक बात को जरा गौर से देखें, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए पेपर में करने के लिए, अब आपने ये नहीं कहना कि मतलब कि हम कैसे करेंगे, हमें मेथड नहीं आता, हमने प्रैक्टिस नहीं की। बच्चों आपको ये वाला मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है ना, सेम मेथड है, सेम तरीकाकार है, आपने हर क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो आप क्या करें, आप 1 या 2 क्वेश्चन और इसमें से को खुद प्रैक्टिस कर लें। मेरा आपको ये मशवरा है, ठीक है। तो अब अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो हमें सॉल्व करवाया नहीं है, तो हम खुद कैसे करें? बच्चों देखें, मैथ्स को करने से आएगा। मैथ अगर आप करोगे आपको चीजें समझ आएंगी, कोई इशू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप मिस्टेक करोगे लेकिन आप लर्न करेंगे, सीखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि आपके पास है इस एक्सरसाइज का 4.3 एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले देखो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 7 हिंट भी दिया गया। ठीक है, हिंट क्या दिया गया? एक्चुअली आपको फार्मूला बताया गया कि आपने इसकी जगह पे फार्मूला यूज करना है डिनोमिनेटर में। चले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला यूज करेंगे। चले मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला। ये ले, मेरे पास आएगा x + 1
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। अब फार्मूला बना कैसे? एक्चुअली मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस वन है, तो वन को मैंने अपने पास से पावर 3 लिख दिया, क्योंकि वन को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पावर दे सकते हैं, जितनी पावर हमें चाहिए हम उतनी पावर यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब फार्मूला कौन सा है? फार्मूला अब आपके पास है ए का क्यूब प्लस बी का होल क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये इक्वल होता है ए प्लस बी और अंदर आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा अब देखें, अब आपने क्या करना है, आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आपको क्या देगी? ए की वैल्यू बच्चों आपके पास x है और b की वैल्यू आपके पास 1 है। हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे जहां जहां पे a होगा वहां पे हम पुट करेंगे x पुट करेंगे, और जहां जहां पे b होगा उसके जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक हो गया, ये वाली हम कन्वर्जन करेंगे यहाँ पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखा हुआ है a प्लस बी, ए का मतलब x, b का मतलब 1 है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है ए स्क्वेयर, तो ए का मतलब x है तो उसका स्क्वेयर ले लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों आपके पास ए का मतलब x है और b का मतलब आपके पास 1 है, और एंड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? एंड पे आपके पास लिखा हुआ है b स्क्वेयर, b का मतलब बच्चों 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। चलें एक स्टेप के लिए इसको ओपन कर लें, और ये सारी बात आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि फार्मूला कैसे बना। माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, और लास्ट पे 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, और आपको नजर आ रहा है यही वैल्यू आपको फार्मूले के अंदर और क्वेश्चन के अंदर बताएगी, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है। ठीक हो गया। चलें अब बच्चों देखें, अब देखें आपने करना क्या है। अब आपने इसको लिखना है इसके अकॉर्डिंग अपना मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन जब बनाएंगे, आपको पता है जो लीनियर फैक्टर होता है उसको सिंगल वैल्यू के नीचे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब देखें, अक्सर एक और बात याद आ गई बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सारा कुछ। ये हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें डिनोमिनेटर में x प्लस 1 पहले लिखा हुआ है और x प्लस 3 बाद में लिखा हुआ है। तो आप अगर इस तरह से परेशान हो रहे हैं तो आप x प्लस 3 को पहले लिख लो और x स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिख लो, तो आपकी एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगी। पहला फैक्टर आपके पास लीनियर फैक्टर रहेगा, तो उसको आपने सिंगल वैल्यू के नीचे लिखना है। और जो दूसरा फैक्टर होगा जिसके अंदर ये देखो ना स्क्वायर आ गया बच्चों, इसके अंदर क्या आ गया? स्क्वायर। और इसकी मिड टर्म ब्रेक हम नहीं कर सकते, मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, और वो बातें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। इसका क्या मतलब है? ये आपके पास एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो वो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज नहीं कर सकते बच्चों। इसको क्या लिखेंगे? दो कॉन्स्टेंट्स को मिलाएंगे, ए के साथ एक्स को लिखेंगे, और मैंने लिखा बी एक्स प्लस सी, और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, इसके नीचे लिख दिया। ठीक हो गया, ये हमने इसको लिख दिया। अच्छा अब इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नंबर 2 पे बच्चों आपने करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसके उसी के साथ हमने किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा बच्चों अब देखें मजे की बात, एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चले सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले देखो, जब लेफ्ट साइड पे इस वैल्यू को सेम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, और इसका क्या बचेगा? न्यूमिनेटर बचेगा, और वो मेरे पास बच गया 1 बच गया। ठीक है। अब राइट साइड पे देखें बच्चों, इनको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और बच्चों बी एक्स प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अच्छा जरा गौर करें, अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो बच्चों आपके पास यहाँ पे आपने बनाए फैक्टर्स, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। अब मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर फैक्टर होता है जिसके अंदर भी पावर 1 हो और होल पावर भी 1 हो, उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अभी एक मिनट पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बच्चों। x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी -1, 1 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। किस में पुट करना है इसको? आपने इसको 1 में पुट 2 में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। अच्छा जी,
अब बच्चों देखे करना क्या, अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां जहां पे x है उसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। चले मैं पुट करता हूँ -1। तो -1 पुट करने के लिए बच्चों इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x तो है नहीं, तो फिर आपका कांस्टेंट नंबर फिक्स रहेगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब बच्चों जरा गौर करना, अब यहाँ पे मैंने करना है पुट, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, -1 पुट करना है। तो बच्चों ये आएगा -1 का होल स्क्वायर, और बाद में लिखा हुआ है -x, तो माइनस वैसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा, और एंड पे आपके पास +1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जब आपने यहाँ पे x की जगह पे पुट किया -1, ये आपके पास आएगा -1 +1, तो -1 +1 आपस में क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पूरा फैक्टर आपके पास 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि मतलब के लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी बताया था कि जब आपके पास 3 कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे होते हैं तो उनमें से एक बचता है, बाकी 0 हो जाते होते हैं। ठीक है, तो चलें ये बच्चों, ये आपने किया मल्टीप्लाई, मतलब आपने इसको डायरेक्ट लिखा, इसकी जगह पे 0 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों आपने इसको करना है सोल्व। तो आपके पास ए वैसे ही रहेगा, -1 की पावर 2 +1, और ये आपके पास -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपके पास एंड पे +1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों देखिए आपने करना क्या है, अब आप देखें इन तीनों को करेंगे प्लस, तो ये आपके पास आएगा 3। तो अब आपके पास ए की क्या वैल्यू आएगी, ये 3 इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, ये बच्चों आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें नेक्स्ट, ये आपने ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब आपने क्या करना है, जो एक आपके पास इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है ना, उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाना है। तो इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको लिख लेंगे दोबारा से। तो ये मैंने 1 वैसे ही लिखा, ए को बच्चों यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। तो ए को जब मैंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा ax² माइनस ax, प्लस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आपके पास ए आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों bx को पहले आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा bx²। अब आपने bx को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा bx। ठीक है, अब आपने बच्चों c को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा cx। अब c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, c बन जाएगा। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो इसका यूज है आगे, इसका यूज इस तरह से है कि आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं। तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करने हैं, मैंने आपको अभी अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया। तो बच्चे मैक्सिमम पावर जो देगी आपको वहां से स्टार्ट करना है। आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। आपने x² के साथ x² वाली वैल्यूज लेनी है और उस वो वाली टर्म्स लेनी है, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे। और जो लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ 1 लिखा हुआ है, x² वाली टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और राइट साइड पे देखें x² वाली टर्म एक ये है और एक x² वाली टर्म ये है, जिनके साथ x² लिखा हुआ है वो आपके पास एक a बनता है और प्लस b बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब कि एक वैल्यू 1/3 हमने पहले फाइंड की हुई है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे पुट करेंगे 1/3 पुट कर देंगे, और प्लस बी हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब 1/3 जो है वो इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/3 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। बच्चों लास्ट पे हम एक और वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपके पास सी की वैल्यू होगी। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, सेम मेथड है बच्चों, हर क्वेश्चन के अंदर आपने सेम काम करना है। अब अगर आप अभी भी आप ये कहें कि मुश्किल काम है तो फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, आप क्या करोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ अब हम किसके करेंगे बच्चों, x के करेंगे। पहले x² पे किए थे, अब x से x की पावर 2 से एक कम पावर x की पावर 1 बनती है, मतलब x के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों देखें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर x वाली टर्म्स कौन सी है, लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड आपके पास ये है बच्चों, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 0 मतलब 1 लिखा हुआ है, x वाली टर्म है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। राइट साइड पे आप देखो x वाली टर्म कौन सी है, एक -ax बन रहा है, एक bx बन रहा है और एक cx बन रहा है, तो तीनों आपके पास x वाली टर्म्स हैं।
इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो पहले का माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, ये आपने साथ माइनस भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों इस यहाँ पे लिखना है इसका प्लस बी, और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे बच जाएगा प्लस सी बच जाएगा। अच्छा, अब बच्चों आपके पास ए की वैल्यू तो आपने फाइंड की हुई है, ए की वैल्यू आपके पास है -1/3, ये माइनस ये वाला वैसे ही रहेगा, और एक जगह पे क्या पुट कर दिया 1/3। अच्छा, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट आपने बी की वैल्यू क्या फाइंड की, -1/3, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी आपके पास -1/3 आ जाएगा, और प्लस सी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करें बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है, आपको इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये आपके पास दोनों इस साइड पे आकर बन जाएगी 1/3 और दोबारा 1/3, लेकिन प्लस के साथ। इधर सी आपके पास एज इट इज आ जाएगा बच्चों, इधर दोनों माइनस थी तो इधर आके प्लस हो जाएंगी। अब इनका ले लो एलसीएम बच्चों, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखोगे, वो इसका एलसीएम, तो ऊपर 1 + 1 आपके पास आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो उसका न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाता है। तो बच्चों सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2/3 इज इक्वल सी, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो सी की वैल्यू आपके पास आई है और ए और बी तीनों वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, इन तीनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग the values of A, B and C in 1 इक्वेशन के अंदर बच्चों पुट कर दो। अब 1 इक्वेशन है कौन सी, बेसिकली मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने इसको ऐसे लिखा, वो तो हमने अपनी सहूलत के लिए उसको लिखा था, फार्मूला ओपन किया था, तो ए के नीचे हमने लिखा था x+1, और bx + c के नीचे हमने क्या लिखा था, x² - x+1 लिखा था, याद है आपको, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। अच्छा जी, आप अपने रजिस्टर्स पे चेक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ए की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है हमने, ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है 1/3, तो चलें ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये लो जी, मैंने किया ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट, वो मेरे पास है 1/3, और नीचे बच्चों x+3 आपके पास x+1 जो है वो एज इट इज आएगा। अच्छा, अब बी की वैल्यू बच्चों क्या फाइंड की है, बी की वैल्यू मैंने फाइंड की है -1/3, साथ x आ जाएगा, और उसके बाद एंड पे सी की वैल्यू क्या फाइंड की है, सी की वैल्यू बच्चों मैंने की है फाइंड 2/3, ठीक है, और अंदर आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों देखें करना क्या है, ये जो ऊपर फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है नीचे आ जाएगा, तो 3 आपके पास कहाँ आ जाएगा, नीचे x+1 के साथ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा 3x+1। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये आपने ना यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ से ना बच्चों आपने -1/3 ऊपर से करना है कॉमन, -1/3 आपने कॉमन किया, तो आपके पास जब कॉमन आया -1/3, अंदर x और ये वाला जो साइन है, मतलब कि ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर से आपने क्या किया, 3 को कॉमन कर लिया, तो वो आपने इस तरह से लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, अब आप फाइनली इसको खत्म करेंगे, क्वेश्चन को खत्म करने के लिए आपने क्या किया, इसको लास्ट टाइम एक दफा और लिखेंगे, और ये बच्चों प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और उसके बाद ऊपर क्या आएगा, ऊपर x-2 बच जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 1 ना लिखें खैर है, और ये जो 3 है इसको ले जाएंगे नीचे, तो ये आपके पास आ जाएगा x² - x+1, ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आपने क्या किया, सिंपल ऊपर से -1/3 को कॉमन किया, उसको कॉमन करके 3 को नीचे ले गए, और अंदर x-2 बच जाएगा, इनके न्यूमिनेटर्स बच जाएंगे। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो लास्ट पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर इसका बनता है 8 वाला। तो बच्चों इसको करेंगे सॉल्व, तो फिर आपकी ये लगभग एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म, और इसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन कौन सा है, x² + 1। चले मैं अब इसकी जगह पे लिखता हूँ x² + 1, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास लास्ट पे 8 वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके पास है ऊपर x² + 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है x³ + 1। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर वही है जो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने सॉल्व किया। तो बच्चों देखें हमने करना क्या, हमें सबसे पहले लिखना है
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बच्चों मैं इसकी जगह पे अब डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। मेरे पास है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, जो अभी हमने यूज किया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये पहला जो फैक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चले मैंने इसको लिखा ए ओवर एक्स प्लस 1, और बी के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, बी एक्स प्लस सी। दो कॉन्स्टेंट्स लेंगे और उनको मिला देंगे, और एक के साथ क्या लिखेंगे, ए के साथ हम लिख लेंगे एक्स लिख लेंगे। ये बच्चों आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो सेम काम आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। आपने किया मल्टीप्लाई किसके साथ, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर है उसके साथ आपने कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जब आपके पास डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास ऊपर वाला न्यूमिनेटर बचता है, ठीक है। ये तो हम याद कर चुके हैं इस बात को कि आपके पास क्या बचेगा, ऊपर इसका न्यूमिनेटर बचेगा और ये दोनों कट हो जाएंगे। बच्चों दूसरी साइड पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और बच्चों बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो आपने लिखा बी एक्स प्लस सी और अंदर लिखा एक्स प्लस 1 लिख दिया। अच्छा, इसको आपने साथ ही इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे जीरो मेथड। अब जीरो मेथड यूज करने के लिए आप लीनियर फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हो। तो जो आपके इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे देखें ए के नीचे लिखा हुआ है, सिंगल कांस्टेंट के नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1। बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 आएगी। ये 1 इस साइड पे जाएगा तो 0 में होगा माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। और इसको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर लेते हैं। बच्चों ये मैं यहाँ पे पुट करूंगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले इस x की जगह पे पुट किया -1, और ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहेगा और +1 वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे जब मैंने पुट किया इसको x की जगह पे -1, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर। और बच्चों जब मैं इस x की जगह पे पुट करूंगा तो ये दोबारा से मैं लिखूंगा -1, और एंड पे आपके पास +1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बच्चों मैंने जब यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट किया तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी। अच्छा बच्चों, इसको सोल्व कर लें, क्या आएगा, -1 की पावर 2 क्या होता है, +1 होता है। -1 की पावर 2 क्या होता है, +1, और +1 आपके पास ये वाला, तो दोनों आपके पास 1 + 1 हो जाएंगे। और ए, अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, और एंड पे +1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपके पास क्या होगा, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और इस साइड पे आपके पास एक साथ 3 बन जाएगा। 1 + 1 + 1 3 होता है। तो बच्चों इधर 2 है तो ये 3 जो है इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्चुअली बी की मतलब सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 2/3 आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों हमें इक्वेशन नंबर 3 चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए आपने क्या किया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, अंदर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ये देखें, ये बच्चों आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही लिखा। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख दिया। इनको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर। ए को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसको लिख देंगे, ए को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को एक्स के साथ, फिर ए को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये लिख दिया। अब इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी एक्स को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स। अब आपने बच्चों क्या करना है, सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया सी एक्स। अब सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, सी बन गया। तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो अब इक्वेशन नंबर 3 तो आपके पास आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले किसके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, मैं सबसे पहले करूंगा कोफिशिएंट कंपेयर। आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ
आप इसको इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर के क्यों करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री एक्स स्क्वायर है। बच्चों लेफ्ट साइड पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, बिल्कुल है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो आपने क्या कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना है। अब राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और एक ये है, तो दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू आपके पास है 2/3 और एंड पे आपके पास b आ जाएगा एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ से हमें बच्चों b की वैल्यू मिल जाएगी और ये आपके पास जो 2/3 है ये इस साइड पे आकर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर आपके पास 1 है तो इस 1 के नीचे भी आप 1 लिख दो। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो बच्चों 3 1 जा 3 एलसीएम। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अच्छा, b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/3, आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बच्चों आपने दूसरी साइड पे क्या करना है, इस साइड पे आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं, किसके करने हैं, अब हम करेंगे x के करेंगे, क्योंकि एक पावर हम कम कर देंगे। ठीक है, आप लिखोगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ comparing the coefficients of x on both side। ठीक हो गया, ये आपने दोनों साइड पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लिए। अच्छा, अब बच्चों x वाली टर्म देखिए, लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म नहीं है, तो अगर x वाली टर्म नहीं है लेफ्ट साइड पे तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे देखें x वाली टर्म कौन सी है, एक आपके पास x वाली टर्म ये है और एक ये है और एक ये है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड पे तो 0 आ गया क्योंकि x वाली टर्म है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x का टर्म x का कोफिशिएंट -a। बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा +b। ठीक है, x का कोफिशिएंट और लास्ट आपको मिलेगा +c मिलेगा। x नहीं लिखना होता, सिर्फ उसके स्टार्ट वाली वैल्यू लिखनी होती है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। अच्छा बच्चों, 0 वैसे ही रहेगा। अब a की वैल्यू आपने क्या फाइंड की हुई है, a की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 2/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस को रखा एज इट इज और a की जगह पे लिखा 2/3 और b की वैल्यू बच्चों आपने अभी अभी फाइंड की है, वो आपने फाइंड की है 1/3 फाइंड की है और c आपके पास एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 2/3 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +2/3 और ये 1/3 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -1/3 और इधर c बच जाएगा। बच्चों 3 एलसीएम आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर आप एज इट इज लिखोगे 2 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना बच्चों, इन तीनों वैल्यूज को पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, x² + 1 ओवर x³ + 1 और बच्चों a के नीचे हमने लिखा था x + 1 और bx + c को मिला के लिखा था x², ये हमने लिखा था। ठीक है, अब बच्चों हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो a की क्या वैल्यू हमने फाइंड की है, a की वैल्यू हमने फाइंड की है 2/3। अच्छा, अब इस b की जगह पे क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड की है 1/3 और c की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड की है 1/3। ठीक है, और x आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से बच्चों 3 आप कर लो कॉमन, 1 टाइम मतलब 3 को आप नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 2/3 और x + 1। मतलब ऊपर से आप यहाँ से ना 3 कॉमन कर लें, ऊपर से मतलब क्या करेंगे, आप लिखोगे 1/3 कॉमन, अंदर क्या आएगा, x + 1 आएगा। ठीक है, आपने 1/3 को कॉमन कर लिया और नीचे x² - x + 1 एज इट इज आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, फाइनली हमारे पास आंसर इसका आएगा जो कि इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों 2/3 x + 1 एज इट इज। ठीक हो गया, प्लस अब बच्चों यहाँ से 3 को ले आओ नीचे तो ऊपर आपके पास 1 बचेगा, 1 का मतलब x + 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे 3 को लाकर नीचे लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² - x और
+1। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये रही आपके पास ये एक्सरसाइज 4.3। बच्चों उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आपने इसी मेथड पे बाकी क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, बाकी इतनी खास जरूरत नहीं है। और आपने इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। और इसी के साथ हम वीडियो को कर रहे हैं खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की होगी और 4.4 एक्सरसाइज को हम कर देंगे, माफ कर देंगे।